आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शासक की जिनका शासनकाल भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और जिनके दरबार में उस समय के नवरत्न विराजते थे। मैं बात कर रही हूँ गुप्त वंश के परम प्रतापी महाराजा चंद्रगुप्त द्वितीय की, जो महान राजा धीराज समुद्रगुप्त और उनकी महारानी दत्ता देवी के पुत्र थे। जहां तक चंद्रगुप्त द्वितीय के गद्दी पर बैठने का प्रश्न है, तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले थोड़े समय के लिए रामगुप्त नाम का राजा गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। रामगुप्त संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई था। ये बड़े ही अयोग्य शासक थे और इनके समय में शकों ने मगध पर आक्रमण कर दिया था। ये युद्ध में बुरी तरह से पराजित हुए और संधि के नाम पर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को सौंपने के लिए तैयार हो गए थे। जब इस बात का पता चंद्रगुप्त द्वितीय को चला, तो उन्होंने शकों से युद्ध किया और हराया तथा रामगुप्त भी इसी समय मारा गया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं गद्दी पर आसीन हुए और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इस सारे प्रसंग की पुष्टि वाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र तथा विशाखा दत्त के नाटक नाट्य दर्पण से होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 ईस्वी से 415 ईस्वी माना जाता है। राजगद्दी पर बैठने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के सम्मुख दो मुख्य कार्य थे। पहला, रामगुप्त के समय में साम्राज्य में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी उसे दूर करना, तथा दूसरा, मलेच्छ शकों जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी थे उनका पूर्णतः सफाया कर देना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने गुप्त साम्राज्य का विस्तार विवाह गठबंधनों एवं युद्ध विजयों से किया था। उन्होंने 3 बहुत महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। पहला वैवाहिक संबंध उन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से किया था। नागवंश का साम्राज्य उस समय मथुरा से पद्मावती तक फैला था। राजनीतिक रूप से इसका अपना विशेष महत्व था। कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की ही पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। दूसरा महत्वपूर्ण विवाह इन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का किया था। अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। रुद्रसेन द्वितीय की कम आयु में मृत्यु हो जाने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अप्रत्यक्ष रूप से वाकाटक राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाकर उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। इसी कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन पुरावधीश्वर भी कहा गया है। इनकी एक राजधानी पाटलिपुत्र भी थी, इसलिए पाटलिपुत्र पुरावधीश्वर भी कहीं कहीं कहा गया है। तो इन दोनों वैवाहिक संबंधों के चलते चंद्रगुप्त द्वितीय की सेना बहुत ही ज्यादा विशाल और प्रभावशाली हो गई। चूंकि वाकाटक राज्य भी उस समय बहुत शक्तिशाली राष्ट्र था, अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागों और वाकाटकों दोनों की सम्मिलित सेना से पश्चिमी क्षत्रपों यानी कि शकों को उखाड़ फेंका और उनका समूल नाश कर दिया। इस युद्ध से चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिम मालवा और गुजरात क्षेत्र मिल गया और गुप्त साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी और विक्रमादित्य की उपाधि मिली, क्योंकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। गुजरात काठियावाड़ के शकों मतलब पश्चिमी क्षत्रपों का पूर्णतः नाश कर देना। पश्चिमी शक क्षत्रपों पर विजय के कारण अब गुप्त साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत हो गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने तीसरा वैवाहिक संबंध अपने और ध्रुव देवी के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का किया था। इन्होंने कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश की राजकुमारी से किया था। कदम्ब वंश दक्षिण भारत के एक शक्तिशाली राज्य कुंतल पर शासन करता था और इनकी सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के कई पुरातात्विक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि मेहरौली लौह स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मथुरा स्तंभ लेख, सांची अभिलेख और इनके द्वारा चलाए गए सिक्के। इन अभिलेखों से पता चलता है कि इनका साम्राज्य
पूर्व में बंग राज्य, जो कि पश्चिम बंगाल कहलाता है आज, से लेकर सप्त सैंधव प्रदेश को यानी कि पंजाब को पार करता हुआ वाहलिक प्रदेश मतलब अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय को केवल विक्रमादित्य ही नहीं कहा जाता, बल्कि सिंह विक्रम, सिंह चंद्र, देवराज, विक्रमांक और प्रवरसेन भी कहा जाता है। इन्होंने ही विक्रम संवत का भी प्रारंभ किया था। इनके काल की आर्थिक संपन्नता स्वर्ण मुद्राओं से प्रमाणित होती है। बहुत ही सुंदर स्वर्ण मुद्राओं के अलावा चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की वीरता उनके सिक्कों से भी प्रकट होती है। कुछ सिक्कों पर इन्हें सिंह से लड़ता हुआ दिखाया गया है। संभवतः अपने पिता के समान चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में कृषि, व्यापार, साहित्य, कला, विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन सभी क्षेत्रों के विद्वानों को अपने राज दरबार में प्रमुख स्थान दिया हुआ था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में रहने वाले 9 रत्नों की, जिनमें पहले थे कालिदास। ये एक संस्कृत के सबसे महान कवि माने जाते हैं और इन्होंने कई प्रसिद्ध नाटक लिखा था, अब जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशीयम और साथ ही साथ रघुवंशम और कुमार संभवम जैसे प्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्यों की भी रचना की थी। दूसरे नवरत्न थे वराह मिहिर। गुप्त काल के एक भारतीय खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे, जिनकी पंच सिद्धांतिका नामक प्रसिद्ध रचना थी, जो गणितीय खगोल शास्त्र पर लिखी गई थी। इनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता है, जिसे ज्योतिष विज्ञान का विश्वकोश माना जाता है। तीसरे नवरत्न थे बेताल भट्ट। ये एक जादूगर थे। संभवतः विक्रम और बेताल की जो कहानियां हमने पढ़ी हैं, वही राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थे और बेताल एक जादूगर। चौथे नंबर पे हैं वररुचि। ये एक व्याकरण शास्त्री थे और इन्होंने प्राकृत प्रकाश नामक पुस्तक लिखा था, जो प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण पुस्तक है। शपनक, ये ज्योतिषी थे और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र पुस्तक की रचना की थी। शंकु, शंकु एक महान विद्वान थे और शिल्प शास्त्र के लेखक थे। घटकपर, ये मूर्तिकला और वास्तुकला विशेषज्ञ थे, तभी तो गुप्त काल में इतने सुंदर मंदिरों और भवनों का निर्माण हुआ था। अमर सिम्हा, ये भी एक संस्कृत भाषा विज्ञानी और एक कवि थे। उन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा था। धन्वंतरी, ये चिकित्सक थे और इनको विश्व के सबसे पहले शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। इन्हें आयुर्वेद के मूल प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। साथ ही इन्हें चिकित्सा के देवता के रूप में भी जाना जाता है और धन्वंतरी को ही आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय को कला और साहित्य का महान संरक्षक बताया था। साथ ही तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का भी उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज में प्रजा बहुत ही सुखी और संपन्न है। प्रजा को राजा से भय नहीं लगता, बल्कि वे राजा का बहुत आदर करते हैं। राजा किसी को भी प्राण दंड या शारीरिक दंड नहीं देता, बल्कि सिर्फ अर्थदंड जुर्माना दिया जाता है। राज्य के अधिकारियों को नियमित वेतन मिलता है। लोग उदार होते थे और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। देश में चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था, कोई मदिरापान नहीं करता था। ऐसा फाहियान ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है। फाहियान ने भव्य महलों के बारे में भी लिखा था कि वे इतने सुंदर होते थे जैसे कि मानव निर्मित ना हो। अत्यंत सुंदर भव्य राजमहल, नगर, मंदिर, यहाँ तक कि स्वर्ण मुद्राएं भी अत्यंत सुंदर होते थे। तो फाहियान ने भारत की सांस्कृतिक विविधता की भी प्रशंसा की थी। तो दोस्तों, ये थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की कहानी।
जिनका शासनकाल केवल गुप्त साम्राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। थैंक यू।